उड़ान ऐस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे संविधान में भाग 1। हेडिंग दीजिए भाग 1। आ जाइए। संविधान में कितने भाग बताया था? 22 भाग। उसमें से हम पहला भाग शुरू करेंगे आज। इसमें लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, कहां से कहां तक है ये? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। कितने अनुच्छेद है संविधान में? 395। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। किसमें, कौन से भाग में? भाग 1 में। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत के क्षेत्रफल में, भारत के क्षेत्रफल में कौन शामिल होगा? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र। कौन शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र। कितने राज्य हैं भारत देश में? 28। ठीक, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है, जिसने हमने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ऑक्यूपाइड एरिया को क्या बोलेंगे? अर्जित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को भारत संघ से अलग होने का अधिकार है क्या? नहीं है। भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम क्या है? भारत। संघ का नाम क्या है? भारत। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एग्जाम में आ चुका है कि संघ का नाम संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। ठीक, भारत के क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र। कितने राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र। कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8। अर्जित क्षेत्र, ठीक, जिसे हमने अर्जित किया है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम पहले भारत के सीमा के भीतर शामिल नहीं था, भारत के क्षेत्रफल में नहीं आता था। इसको हमने आगे चलकर अपने देश में मिलाया और राज्य के रूप में गठित कर दिया। ऐसे राज्यों या क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? अर्जित क्षेत्र कहा जाएगा। किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नोट करो, ज्यों का त्यों नोट करो। ठीक है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत के क्षेत्रफल में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को भारत संघ से अलग होने का अधिकार है क्या? नहीं है। हो गया नोट सबका? ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रस्तावना, उसमें किसी कोई डाउट है क्या? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने अनुच्छेद हैं भाग 1 में? ठीक है, अनुच्छेद 2, इसमें लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें लिखा है संसद विधि बनाकर, यानी कि कानून बनाकर, या शर्तों के साथ, जैसा वह ठीक समझे,
भारत में नए राज्य या क्षेत्र का प्रवेश करा सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक, संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ, जैसा वह ठीक समझे, भारत में नए राज्यों या क्षेत्रों का प्रवेश करा सकती है। इसके अंतर्गत उन राज्यों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत देश है, भारत की सीमा के भीतर जो शामिल नहीं है उनको हम भारत देश के भीतर, सीमा के भीतर शामिल करेंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। ठीक, जैसे सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को हमने हमारे देश में मिला लिया। कौन से अनुच्छेद के तहत मिलाया? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक, इधर दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक, इधर है गोवा, इधर पुडुचेरी, ये भारत की सीमा के भीतर शामिल नहीं था, इसे हमने हमारे देश में शामिल कर लिया। ठीक, जैसे पुडुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, गोवा दादर नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक, तो इसे हमने हमारे देश में मिलाया। कौन से अनुच्छेद के तहत मिलाया? अनुच्छेद 2। ठीक, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है, जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है, उन राज्यों या उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, वैसे ही अनुच्छेद 3 में लिखा है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? नए राज्यों का गठन। इसमें भी लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर, ठीक, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाकर, उसके नाम में परिवर्तन कर, उसकी सीमा में परिवर्तन कर, नए राज्य का गठन कर सकती है। नए राज्य का गठन कर सकती है। इसके अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है। ठीक, जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके क्या बनाया? छत्तीसगढ़ बनाया। कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया? ठीक, तो दोनों में क्या अंतर समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा कि जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है उनको भारत की सीमा के भीतर शामिल करेंगे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। ठीक, अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है, जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है, उसके नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य के रूप में गठित कर देंगे। छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ठीक, बिहार से बना झारखंड, आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। कौन से अनुच्छेद के तहत बना? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश ये सब भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित हैं। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? ठीक है, दोनों में कोई डाउट? अनुच्छेद 2 में क्या पढ़े? भारत की सीमा के भीतर जो पहले से स्थित नहीं है, बाहर से अंदर लेके आएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत हो पाएगा, अंदर से ही तोड़ मरोड़ कर नए राज्य का गठन कर देंगे, कौन से अनुच्छेद के तहत हो पाएगा? अनुच्छेद 3। ठीक, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 2 शर्तों का पालन आवश्यक है। अनुच्छेद 3 में जो बातें लिखी हुई है, जो शर्त लिखा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें। ये जोड़ा गया 5वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत जोड़ा गया? 5वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, इसमें पहली शर्त लिखी हुई है, इस प्रकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक किनकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा? जैसे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ होगा, तो छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए जो विधेयक लाया गया उसका नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, क्या नाम था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। तो ये विधेयक को किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया गया होगा? राष्ट्रपति। तो ये पहला शर्त है। ठीक, दूसरा शर्त, राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसे विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजेगा, प्रभावित होने वाले राज्य विधानमंडल को भेजेगा। अब यहां पर कौन प्रभावित हो रहा है छत्तीसगढ़ का गठन करने से? मध्य प्रदेश का विधानमंडल प्रभावित हो रहा है। तो राष्ट्रपति इस विधेयक को कहां पर भेजेगा? मध्य प्रदेश के विधानमंडल को भेजेगा और उसे समय देगा कि अपना मत प्रस्तुत करो, अपना विचार प्रस्तुत करो। विधानमंडल द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद को मानने का मन करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से सुनो, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है?
कि संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ जैसा वह ठीक समझे किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, घटाकर, नाम में परिवर्तन कर, सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन कर सकेगी। ऐसा करने के लिए दो शर्तों का पालन आवश्यक है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। ठीक, इस विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजेगा और उसे समय देगा कि अपना मत प्रस्तुत करो। उसके द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए जो विधेयक लाया गया उसका नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। अब इसको संसद में लाना है तो किनकी सिफारिश चाहिए? राष्ट्रपति इस विधेयक को कहां भेजेगा? मध्य प्रदेश के विधानमंडल, क्योंकि मध्य प्रदेश ही प्रभावित हो रहा है, प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजेगा। और मध्य प्रदेश के विधानमंडल को इन्होंने समय दे दिया कि अपना मत प्रस्तुत करो। इसने जो भी बोला होगा उसको मानने के लिए संसद बाध्य है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? 2 और 3 में अंतर समझ में आ रहा है? बाहर से अंदर और अंदर में ही तोड़ मरोड़ कर नए राज्य का गठन कर सकेंगे। क्लियर है? चलो लिखो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में हेडिंग देंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें लिखें संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ, संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ, संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ जैसा वह ठीक समझे, संसद विधि बनाकर या शर्तों के साथ जैसा वह ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। ठीक, अब लिख लो कौन कौन से राज्यों या क्षेत्रों को प्रवेश कराया गया है। तो सिक्किम, उदाहरण में लिख लो सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी इत्यादि। सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी इत्यादि। सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी इत्यादि। ठीक, अगला लिखो अनुच्छेद 3, हेडिंग दो नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन आ रहा है समझ में? इसमें नीचे लाइन से लिखिए संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर। ठीक, फिर पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखे किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। दूसरा, पहला पॉइंट क्या लिखे? किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकती है। तीसरा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर है सबको? क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, अब नीचे लाइन से लिखो उपर्युक्त प्रक्रिया को,
उपर्युक्त प्रक्रिया को करने हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया को करने हेतु दो शर्तें हैं, और ये शर्त किसके तहत जोड़ा गया है? पांचवा संविधान संशोधन। उपर्युक्त प्रक्रिया को करने हेतु दो शर्तें हैं, ब्रैकेट में लिख लो, पांचवा संविधान संशोधन के तहत। उपर्युक्त प्रक्रिया को करने हेतु, उपर्युक्त मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ है, उपर्युक्त प्रक्रिया को करने हेतु दो शर्तें हैं, ब्रैकेट में लिख लो, पांचवा संविधान संशोधन के तहत, ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर पहला पॉइंट नीचे लाइन से पहला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार का कोई विधेयक, इस प्रकार का कोई विधेयक, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा तथा अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का निर्धारण किया जाएगा, तथा अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, तथा अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का निर्धारण किया जाएगा। वो नहीं बताएगा, वो राष्ट्रपति बताएगा। मत प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, राज्य द्वारा दिए गए मत को, उसी में नीचे लाइन से लिखें, राज्य द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राज्य द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राज्य द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। उसको मानने का मन करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। हो गया नोट सबका? चलिए फिर से देखो, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। पहला पॉइंट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है, संविधान में हमारे देश का नाम क्या लिखा है? तो भारत अर्थात इंडिया। इसके अलावा हमारे देश के और भी नाम है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सब नाम सुने हो ना, लेकिन संविधान में क्या नाम लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल में कौन शामिल? राज्यों के राज्य क्षेत्र जिसकी संख्या 28 है, अभी बाद में पढ़ेंगे, अब इसके आगे पढ़ेंगे ना। संघ राज्य क्षेत्र 8, कौन कौन से सब पढ़ेंगे। अर्जित क्षेत्र, ठीक है, राज्य और राज्य क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र भारत संघ से अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 में उन राज्यों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है। आ रहा है समझ में ये पॉइंट? जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है, उन्हें हम अनुच्छेद 2 के तहत शामिल करेंगे, राज्य बनाएंगे या केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अनुच्छेद 3,
पहले से स्थित राज्य के, पहले से स्थित राज्य के नाम में, क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया ना भाई, क्षेत्रफल जैसे 30.47% भाग को अलग किया, छत्तीसगढ़ बनाया। ठीक है, तो ये शर्त को पूरा करने के लिए कौन से शर्त को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और राष्ट्रपति इस विधेयक को कहां भेजेगा, प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को, और समय देगा कि इतने समय के भीतर आप अपना मत प्रस्तुत करो। उसके द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। क्लियर है सबको? इसमें किसी कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स को कोई डाउट? अर्जित क्षेत्र जैसे सिक्किम है, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, ठीक है, हमारे देश की सीमा के भीतर वो शामिल नहीं था, हमने आगे चलकर उसे शामिल किया, या फ्यूचर में यदि हम शामिल करेंगे, जैसे हम फ्यूचर में पूरे पाकिस्तान को भारत देश में मिला लेंगे, ये युद्ध में इसको खत्म कर दो और पूरा पाकिस्तान भारत देश में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो भारत के क्षेत्रफल में इस एरिया को भी हम लिखेंगे और उसके क्या बोलेंगे, अर्जित क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्जित क्षेत्र। समझ में आ रहा है? तो अभी फिलहाल कौन से अनुच्छेद के तहत इसको शामिल करेंगे अगर करना होगा तो? अनुच्छेद 2, भारत की सीमा के भीतर जो पहले से स्थित नहीं है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 2। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4, भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है, जिसमें से अनुच्छेद 4 लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 4 में लिखा है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुने, संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950। ठीक, अब इसमें संविधान में कुछ कमी है या कुछ गड़बड़ी है ना, तो काट छांट करना ही संशोधन कहलाता है, सुधार करना ही क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368, जो भाग 20 में वर्णित है, आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। ठीक, संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा तरीका है? पहला है साधारण बहुमत। कौन सा तरीका है? पहला साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत। ठीक, फिर अगला है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों की सहमति। ठीक, अब इसमें हम साधारण बहुमत से जो भी संशोधन करते हैं उसको संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता। संविधान का संशोधन किसे मानेंगे? जब संशोधन किया जाएगा विशेष बहुमत से, जब संशोधन किया जाएगा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों की सहमति से। अब ये क्या है साधारण बहुमत? इसको हम कहां पर पढ़ेंगे? भाग 20 अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन नाम का अलग से अध्याय है, भाग है। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित तथा मतदान करने वाले का आधे से अधिक, उपस्थित तथा मतदान करने वाले का 50% + 1, क्या कहलाता है? साधारण बहुमत। ठीक, तो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन करेंगे उसे संविधान का संशोधन मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इतना ही लिखा हुआ, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब जानने के लिए। क्लियर है? ठीक, फिर से बोलो, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 में लिखा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है, जिसमें से साधारण बहुमत से किया गया संशोधन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। इन दोनों से किया गया संशोधन संविधान का संशोधन माना जाता है। आगे पढ़ेंगे इसको, अभी सिर्फ इतना याद रखो, साधारण बहुमत मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले का आधे से अधिक। जैसे मान लो आप लोग 100 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, 100 लोग बैठे हो, 100 लोग मतदान करोगे,
तो 100 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा? 51। अगर साधारण बहुमत से पारित हो गया, क्या पारित हुआ? कोई विषय, कोई बात पारित हुआ। जैसे आप बोलोगे कि एक बार फिर से समझा दो, एक बार फिर से समझा दो, और इसको कैसे पारित किया? साधारण बहुमत से। तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साधारण बहुमत मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले का आधे से अधिक। ठीक। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में हम परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कर रहे हैं? बाहर वाले राज्यों या बाहर वाले क्षेत्रों को हमारे देश में मिला रहे हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कर रहे हैं? भारत की सीमा के भीतर पहले से जो राज्य है, जो क्षेत्र है, उसमें तोड़कर मरोड़कर नए राज्य का गठन कर दे रहे हैं। परिवर्तन तो कर रहे हैं। ठीक। इसे संविधान का संशोधन माना जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यह जो परिवर्तन हुआ है वो किसके तहत हुआ है? साधारण बहुमत के तहत। और साधारण बहुमत से किया गया संशोधन संविधान का संशोधन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? साधारण बहुमत मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले का आधे से अधिक। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन कैंडिडेट्स को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले, बाकी ऑफलाइन को तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनुच्छेद नंबर 3। हम्म हम्म मायने नहीं रखे। विधानमंडल या राज्य द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं। संसद बाध्य नहीं। अगर मानने का मन हुआ तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है ना? राज्य द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। हाँ, वो तो ऐसा ही है, वो नाम मात्र का है। ठीक है, फॉर्मेलिटी है। ठीक है। राज्यों का अगर गठन करना है तो अंतिम शक्ति किनके पास है? संसद के पास है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अनुच्छेद 4 में लिखिए। अनुच्छेद 4 में लिखेंगे, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में लिखेंगे, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। पूर्ण विराम। आगे लिखो, इस प्रकार के कानून का निर्माण साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के कानून का निर्माण साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के कानून का निर्माण साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। क्लियर है सबको? और आगे क्या बताया? साधारण बहुमत से किया गया कोई संशोधन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले का आधे से अधिक। समझ में आ रहा है मैडम आपको? इधर भाई साहब, क्या नाम बताए थे आप? शिवम, सत्यम, सुंदरम। आ रहा है समझ में? शिवम बैठा है, कोई विष्णु बैठा है क्या क्लास में? एक तो क्लास में है, ब्रह्मा भी नाम है, विष्णु भी नाम है और शिवम भी नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलता हूँ, एक साथ बैठने बोलता हूँ उन लोग को। एक तो क्लास में, और सरस्वती, लक्ष्मी, काली नहीं है लेकिन सरस्वती, लक्ष्मी और वीणा नाम की है ना, बैठती है। आपके ही क्लास में है क्या? हाँ, सरस्वती, लक्ष्मी और वीणा। मैं बोला काली तो नाम नहीं है आपकी, आपका नाम है क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक। इसमें कोई डाउट किसी को आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दीजिए राज्यों का गठन या भारत संघ का निर्माण। हेडिंग तो ज्यादा सही रहेगा। भारत संघ का निर्माण। भारत संघ का निर्माण। तो भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ? ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर
ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 9 थी। ब्रिटिश प्रांत मतलब ऐसे प्रांत, ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जहां पर किनका शासन था? ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और किसको मिलाकर? देशी रियासतों को मिलाकर। ठीक है, भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर। स्वतंत्रता के पहले भारत देश में 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 565। रियासत मतलब जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था, और ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां ब्रिटिशों या अंग्रेजों का शासन होता था। ठीक, कितनी रियासत थी? 565 रियासत। ठीक, अब जब भारत का विभाजन हुआ तो 13 रियासत चले गए कहां? पाकिस्तान। और 552 रियासत कहां पे? भारत में। समझ में आ रहा है? कितनी रियासत भारत में? 552। 565 में से 13 कहां? पाकिस्तान। और मेरा कहां? भारत में। ठीक, अब इस 552 में से 549 रियासतों ने शीघ्र ही भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय, विलय मतलब शामिल होना, मर्ज होना। ठीक है, 549 रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कितने रियासत बच गए? 3 रियासत। 3 रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। कौन कौन सा रियासत है? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक, आगे चलकर जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया तो जम्मू कश्मीर भारत संघ में शामिल कर लिया गया। किसने आक्रमण किया? पाकिस्तानी कबायलियों ने, या सिर्फ पाकिस्तान ने आक्रमण किया? याद रखो, पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। जूनागढ़ में क्या हुआ? जनमत संग्रह। ठीक है, जूनागढ़ का जो नवाब था वो भारत संघ में शामिल होने की इच्छुक नहीं था, जूनागढ़ का जो भी राजा था, और यहाँ की जनता भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। तो वहां पर क्या करवाया गया? वोटिंग करवाई गई कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो वोटिंग में पाया गया कि ये भारत देश में शामिल होना चाहते थे, इसलिए इन्हें भारत संघ में शामिल कर लिया गया। एग्जाम में पूछा गया कि जूनागढ़ को निम्नलिखित में से किसके तहत भारत संघ में शामिल किया गया? तो उत्तर है जनमत संग्रह के तहत। ठीक, हैदराबाद का नवाब भी भारत संघ में शामिल होने की इच्छुक नहीं था, जनता इच्छुक थी। ठीक है, तो ये मान ही नहीं रहा था। यहाँ का जो नवाब था, जो राजा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? पुलिस मैदान में उतारा, पड़ा पड़ मरवाया डंडे से। ठीक, जिसको कहा जाता है संक्षिप्त पुलिस कार्यवाही। क्या कहा जाता है? संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई। एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद को निम्नलिखित में से किसके तहत भारत संघ में शामिल किया गया? तो उत्तर है संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई। यहां पर पोलो का मैदान ज्यादा था, इसलिए इसको कहा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। समझ में आ रहा है? तो कितने रियासत और कितने ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर भारत संघ बनाया गया? कितना ब्रिटिश प्रांत? 9 ब्रिटिश प्रांत और कितना रियासत? 552। इसमें किसी कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? भारत संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर हुआ। 552 देशी रियासत भारत में आए, जिसमें से 549 ने शीघ्र ही विलय पत्र यानी कि शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिया। 3 रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। कौन कौन सी रियासतें? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया? जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई से। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक, चलिए आगे और कहानी सुनो, फिर एक साथ मैं लिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही, स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। ठीक, मतलब असमिया बोलने वाले बोलेंगे कि हमें असम बना दो, छत्तीसगढ़िया बोलने वाले बोलेंगे छत्तीसगढ़ बना दो, कन्नड़ बोलने वाले बोलेंगे कर्नाटक बना दो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोंकणी बोलने वाले बोलेंगे कोंकण बना दो, कन्नड़ कर्नाटक बना दो, मराठी
महाराष्ट्र बना दो। मतलब किस आधार पर राज्य का गठन किया जाए? भाषा के आधार पर। मांग की जा रही थी, कब से की जा रही थी? स्वतंत्रता के पहले से ही की जा रही थी। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या बने? राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कहां के? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। ठीक, जिसका नाम है एस.के. धर। नाम क्या है? एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। कौन बोल रहा है? एस.के. धर आयोग। एस.के. धर कौन? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। इसका गठन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कौन से आयोग ने? एस.के. धर आयोग ने। ठीक, फिर आगे चलकर एक और समिति बनी जिसका नाम है जेवीपी समिति। कौन सी समिति? जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। बोलिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम भारत के इतिहास में आप डिटेल से पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, है ना? क्या क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इसने भी अपने रिपोर्ट में बोला कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन करने की दृष्टि से राज्य का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलो, स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की जा रही थी। सबसे पहले एस.के. धर आयोग बनाया जिसने क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। जेवीपी समिति ने क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक, अब मांग चल रही थी, मांग में आई तेजी, आंदोलन में आई तेजी, और सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला मद्रास प्रांत में। भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग सबसे ज्यादा कहां पर की जा रही थी? मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत से अलग होना चाहते थे कौन? तेलुगु भाषी। मद्रास प्रांत से अलग कौन होना चाहते थे? तेलुगु भाषी। मद्रास मतलब तमिलनाडु। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? तमिल भाषा बोलेंगे। तेलुगु कौन से राज्य वाले बोलते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले बोलते हैं। तो तमिल से अलग होना चाहते थे कौन? तेलुगु। आंदोलन तेज हो गया और आंदोलन के नेता थे पी श्री रामलू। आंदोलन के नेता कौन थे? पी श्री रामलू। ठीक, मेरी मांग पूरी की जाए करके ये बैठ गया आमरण अनशन पे। आमरण अनशन का मतलब क्या है? अशन मतलब होता है भोजन और अनशन मतलब भोजन नहीं। आमरण मतलब मरते तक, खाना नहीं खाऊंगा भले मर जाऊंगा, मेरी मांग को पूरी की जाए। कौन सी मांग थी इसकी? भाषा के आधार पर राज्य का गठन। भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग कौन कर रहा था? कर रहे थे, उसके नेता कौन थे? पी श्री रामलू। आमरण अनशन पे बैठे थे और एकदम ही ज्यादा सीरियस थे। तो 56वें दिन इनकी हो गई मृत्यु। आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन मृत्यु हो गई। सही में 56 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मृत्यु हो गई। और आजकल जब आमरण अनशन होता है या भूख हड़ताल होता है, क्या होता है? वॉशरूम में जाके समोसा वमोसा दबा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको पूरा सीरियसली लिया और 56वें दिन इनकी हो गई मृत्यु। अब नेता की मृत्यु हुई, नेता की मृत्यु हुई तो आंदोलन हो गई हिंसक, मारकाट चालू हो गया। नेता की मृत्यु के बाद आंदोलन कैसा हो गया? हिंसक। ठीक है, ये 1952 की बात है, 1951, 52, 53, है ना? तो इसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा, चाचा मतलब जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी, जो स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। ठीक, एग्जाम में आ चुका है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना?
आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब इससे क्या होगा भाई, तेलुगु भाषा के आधार पर हमने राज्य बना दिया। अब बाकी लोग भी बोलेंगे ना, असम असमिया बोलने वाले बोलेंगे असम बना दो, छत्तीसगढ़िया बोलेंगे छत्तीसगढ़ बना दो, कन्नड़ बोलेंगे कर्नाटक बना दो। तो इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन हो गया 1953 में। इसका गठन कब हुआ? 1953 में। ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जस्टिस फजल अली। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। ठीक। इस आयोग के दो सदस्य थे। कौन कौन दो सदस्य? पहला नाम हृदयनाथ कुंजरू, नॉट कुंदरू, इट्स कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरा नाम है के एम पणिक्कर। दूसरा नाम के एम पणिक्कर। ठीक है। कौन सा आयोग बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष कौन? फजल अली। सदस्य कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। इसने भी अपने रिपोर्ट में बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। तो किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए, वित्तीय सुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक। इसने बोला कि भारत में 16 राज्य बनाए जाने चाहिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग बोल रहा है। जिसके अध्यक्ष कौन है? सदस्य कौन है? एग्जाम में आ चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों नाम याद रखना है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक। अब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। किस आधार पर बनना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा। कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की? 16 राज्य और 3। ठीक। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत किया गया? संसद में। रिपोर्ट कहां पर प्रस्तुत हुआ? संसद में। संसद ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया। ठीक। संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना स्वीकार किया। मांग कितने की थी? 16, बना दिया 14, 2 को नहीं बनाया। मांग कितने की थी? 3, बना दिया कितना? 6। 3 के साथ 3 और ऐड कर दिया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। किसके तहत बनाया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो उत्तर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। किस आयोग ने इसके लिए सिफारिश की थी? तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य गठन से संबंधित आयोग और समिति कौन कौन सी सबसे पहले बनी? एसके धर आयोग, दूसरा जेवीपी समिति और तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्लियर है सबको? फिर आगे कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सभी 14 राज्यों के नाम, सभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। उसके बाद 15वां राज्य कौन सा, 16वां राज्य कौन सा, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ऐसा करते करते हम कहां तक जाएंगे? 28वां राज्य तक। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। तो उन सब का नाम हम पढ़ेंगे। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रहा है सबको? किसी कोई डाउट? चलो क्विक रिवीजन यहां से। भारत संघ का निर्माण 9 ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर किया गया। 552 में से 549 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, 3 ने नहीं किया। 3 अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। कौन कौन सी रियासतें? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ठीक। समझ में आ गया? कैसे शामिल किया गया? जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया। जनमत संग्रह से, हैदराबाद को संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई से। ठीक है। बोलो इसको। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की जा रही थी। ठीक। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया,
इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा प्रशासनिक सुविधा पर बल दिया, प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। इससे मांग में तेजी आई, आंदोलन में तेजी आई। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत से अलग होना चाहता था तेलुगु भाषी, ठीक। मद्रास तमिलनाडु यानी कि तमिल भाषा, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलुगु लोग अलग होना चाहते थे किनसे? तमिल से, ठीक है। आंदोलन के नेता पी श्रीरामुलु, आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन हो गया हिंसक। जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। अब इससे अन्य राज्यों के या अन्य भाषा भाषियों के मांग की अवहेलना कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। 1953 में इसका गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। इसने भी अपने रिपोर्ट में बोल दिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किस आधार पर किया जाएगा? प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद ने इसे कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना स्वीकार किया। क्लियर है सबको? चलो नोट करो, ठीक है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका वीडियो भी मिलेगा आपको, वीडियो मिलता है ना, और पीडीएफ भी मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ बन के आपको मिलता है। इसको जो करते हो लिखो। ऑनलाइन के विद्यार्थियों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें। ऑल द ऑनलाइन कैंडिडेट्स, विद्या, समीर, राजकुमारी, अनिकेश नेताम। ऑफलाइन के विद्यार्थी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले, वो कोनो दिक्कत नहीं है। नोनी बाबू मतलब सब समझ में आई धन्य आगे समझ में। कॉपी अच्छी बनानी है, जितनी कॉपी अच्छी बनेगी उतना ही आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक। मेरे हिसाब से तो आपको डायरेक्ट फेयर में लिखना चाहिए। अब आपका मन है ना, आप चाहो तो रफ में लिखो, घर में जाके फेयर करो, लेकिन कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। मैडम की राइटिंग कितनी अच्छी है, डायरेक्ट फेयर करते हैं लग रहा है। दोनों की लिखने का तरीका एकदम सेम टू सेम है। सेम कॉपी भी एक साथ कॉपी ली क्या? ठीक, ठीक है। तो भारत संघ का निर्माण किया गया 9 ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर। हो गया इतना नोट। जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ भाई? जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? जब जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई से। रियासतों को भारत संघ में विलय का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे। एग्जाम में आ चुका है 2022 सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। हो गया संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो। हो गया नोट सबका? चलिए नेक्स्ट पेज। इसको आप लोग खुद से लिख लोगे, अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं कल लिखवा दूंगा, है ना। अभी टाइम हो गया है, सर आएंगे, इसके बाद भारत का इतिहास की क्लास लगेगी, है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 3 आयोग का नाम याद रखना है। एसके धर आयोग, जेवीपी समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग। पहले दो ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार किया, दूसरे ने भी अस्वीकार किया, प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा को वरीयता दी और मांग की कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, ठीक। किस राज्य के नेता ने आंदोलन किया और आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई?
है ना, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के। नाम क्या है? पी श्रीरामुलु। आमरण अनशन के दौरान उनकी हो गई मृत्यु। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। फिर संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। बस। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकते हैं। एक एक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। आप लोग क्या बनने जा रहे हो? ठीक है, जो भी आप अधिकारी बनने जा रहे हो, एक एक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना है, और तुरंत नहीं पूछ पाओ तो पढ़ के कल पूछ लेना है, लेकिन पूछना जरूर है। क्लियर है सबको? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है भाई? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है? 2 में उन राज्यों या क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित नहीं है। 3 में वे शामिल किए जाएंगे जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है। और 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करेंगे उसे संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इधर मैडम आ रहा है समझ में आपको? ठीक, चलिए फिर पढ़ के आएंगे। थैंक यू।